रुद्र एक बुद्धिमान, तीव्र और जुनूनी पुलिस अधिकारी है जो मुंबई पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच में तैनात है। उसके मन में अपराध और अन्याय के प्रति जबरदस्त नफरत है, लेकिन उसके तरीके पारंपरिक पुलिसिंग से अलग और कभी-कभी नियमों की सीमा को पार करने वाले होते हैं। कहानी की शुरुआत एक रहस्यमय हत्या से होती है, जिसमें एक जाने-माने उद्योगपति की मौत को आत्महत्या के रूप में दर्ज किया गया है, लेकिन रुद्र को इसमें कोई साजिश नजर आती है। रुद्र की निजी जिंदगी बहुत उलझी हुई है। उसकी पत्नी शोभा से उसका अलगाव हो चुका है, लेकिन दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव अब भी बरकरार है। रुद्र अपनी नौकरी को लेकर इतना समर्पित है कि उसने अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की कई कुर्बानियां दी हैं। इसी बीच उसे एक नई केस सौंपा जाता है, एक साइकोपैथ की तलाश, जो मानसिक रूप से अस्थिर है लेकिन असाधारण रूप से बुद्धिमान भी है। रुद्र जब इस केस की तह तक जाता है तो उसे यह एहसास होता है कि यह हत्यारा केवल एक क्रिमिनल नहीं, बल्कि समाज के तंत्र पर गहरा सवाल खड़ा करने वाला शख्स है। वह रुद्र की सोच और काम करने के तरीके को चुनौती देता है। इस बीच रुद्र के मन में यह भी चलता रहता है कि क्या वह सही कर रहा है, क्या उसके तरीके वाकई न्याय के पक्ष में हैं, या वह भी उसी अन्याय का हिस्सा बन चुका है जिसे वह मिटाना चाहता है। इस आत्ममंथन के बीच रुद्र को अपने ही पुलिस विभाग में कुछ लोगों पर शक होता है, जो इस केस के मुख्य गवाह को गायब करवा देते हैं। कहानी उस मोड़ पर आती है जब रुद्र को यह समझ आता है कि इस हत्यारे को पकड़ने के लिए उसे अपनी सोच से परे जाकर काम करना होगा। उसे अपने पुराने तरीकों को छोड़कर नए ढंग अपनाने होंगे। वह मानसिक और भावनात्मक रूप से टूट जाता है, लेकिन फिर भी डटा रहता है क्योंकि उसे अपने फर्ज से मोहब्बत है। पहले पार्ट का समापन इस रहस्य के साथ होता है कि हत्यारे ने अगला निशाना तय कर लिया है, एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक, जिसने अतीत में एक केस में रुद्र की मदद की थी। रुद्र समय रहते उसे बचा पाता है या नहीं, यह रहस्य अगले भाग में खुलता है। हत्यारे का अगला निशाना बने प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉ. मिहिर घोष को लेकर रुद्र पूरी मुस्तैदी से काम में लग जाता है। डॉ. मिहिर एक तेज-तर्रार, सिद्धांतवादी और संवेदनशील डॉक्टर हैं, जिन्होंने कई हाई प्रोफाइल केस में अपराधियों की मानसिक स्थिति का विश्लेषण किया है। उन्होंने रुद्र को भी अतीत में मानसिक दबावों से उबरने में मदद की थी। जैसे ही रुद्र को पता चलता है कि अगली हत्या की योजना मिहिर घोष के खिलाफ है, वह समय गंवाए बिना जांच शुरू करता है। रुद्र इस केस की परतें खोलते हुए उस प्रोफाइल को दोबारा खंगालता है जो उसने हत्यारे के लिए तैयार किया था। इस प्रोफाइल के अनुसार हत्यारा न केवल मानसिक रूप से बीमार है, बल्कि उसे समाज में मौजूद ताकतवर और बुद्धिजीवी वर्ग से घृणा है। उसका मानना है कि ऐसे लोग आम इंसानों की भावनाओं और अस्तित्व को कुचलते हैं। वह उन्हें सजा देने को अपने कर्तव्य के रूप में देखता है। जैसे जैसे रुद्र की जांच आगे बढ़ती है, उसे कई संकेत मिलते हैं कि हत्यारा पुलिस की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। वो हर कदम से एक कदम आगे चल रहा है। इससे रुद्र की बेचैनी बढ़ जाती है, लेकिन साथ ही उसे यह भी स्पष्ट होता है कि हत्यारा कोई आम साइकोपैथ नहीं है। वह एक योजना के तहत काम कर रहा है। इसी बीच शोभा की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। वह अपने पुराने मित्र आलोक के करीब आ गई है, जो एक समाज सेवी है। रुद्र को यह जानकर तकलीफ होती है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को दबाकर केस पर फोकस करता है। उसका यह आत्मबल ही उसे ताकत देता है कि वह मानसिक तौर पर मजबूत बना रह सके। रुद्र अब मिहिर की सुरक्षा को लेकर चौकन्ना हो जाता है और उनसे एक बार फिर मिलकर उनका मनोविश्लेषण करता है। वह यह जानने की कोशिश करता है कि मिहिर की ऐसी कौन सी बातें या केस रहे होंगे जिनके कारण वह हत्यारे के रडार पर आए। मिहिर एक केस का जिक्र करते हैं जिसमें उन्होंने एक युवा अपराधी को मानसिक रूप से अयोग्य घोषित कर न्यायिक सजा से बचा लिया था। संभवतः यही वह केस है जिसने हत्यारे को भड़काया। जांच के इस मोड़ पर रुद्र को एक नई जानकारी मिलती है। हत्यारे ने अपना अगला संदेश भेजा है, जिसमें उसने मिहिर की तस्वीर के साथ एक कोड भेजा है। रुद्र उस कोड को डिकोड करता है और पाता है कि मिहिर की हत्या का समय और स्थान तय हो चुका है। यह कोड किसी गणितीय क्रम पर आधारित होता है, जिससे पता चलता है कि हत्यारा गणित और लॉजिक में गहरी पकड़ रखता है।
रुद्र और उसकी टीम तुरंत एक्शन में आती है, लेकिन उससे पहले कि वे मिहिर को पूरी सुरक्षा दे पाते, एक हमला होता है। हालांकि मिहिर बच जाते हैं, लेकिन हमलावर फरार हो जाता है और पीछे छोड़ जाता है एक और पहेली, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह केवल एक हत्यारा नहीं बल्कि एक गेम मास्टर है जो पुलिस को मानसिक चुनौतियों में उलझा रहा है। इस घटना के बाद रुद्र को यह एहसास होता है कि उसे हत्यारे की मानसिकता को और गहराई से समझना होगा। वह मिहिर के साथ बैठकर एक नया प्रोफाइल तैयार करता है, जिसमें यह संकेत मिलता है कि हत्यारा किसी ट्रॉमा से गुजरा हुआ व्यक्ति है, शायद बचपन में किसी मानसिक पीड़ा का शिकार रहा हो। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां रुद्र को एक गुप्त संस्था का पता चलता है, जो मानसिक रोगियों के पुनर्वास का काम करती थी, लेकिन कुछ साल पहले बंद हो चुकी है। यह संस्था शायद हत्यारे का अतीत हो सकती है। पार्ट 2 के अंत में रुद्र उस संस्था की पुरानी फाइलों तक पहुंचता है, जहां उसे एक नाम दिखता है, आदिश मल्होत्रा। यही नाम आगे की कहानी की गुत्थियों की कुंजी बनता है। आदिश मल्होत्रा, यह नाम सुनते ही रुद्र की मानसिक चेतना सतर्क हो गई। मनोचिकित्सा केंद्र की पुरानी फाइलों में दर्ज इस नाम के साथ जो केस नोट्स जुड़े थे, वे किसी सामान्य मानसिक रोगी के नहीं थे। आदिश का बचपन एक बेहद हिंसक वातावरण में बीता था। उसके पिता एक शराबी और हिंसक पुरुष थे, जिनके व्यवहार ने आदिश के मन में न केवल डर बल्कि गहरा घृणा का भाव भी भर दिया था। उसकी मां को अक्सर उसके सामने पीटा जाता था और एक दिन आत्महत्या कर ली गई थी। उस त्रासदी ने आदिश के भीतर एक क्रोध और पीड़ा का बवंडर खड़ा कर दिया था। रुद्र इन फाइलों को ध्यान से पढ़ता है और आदिश की मानसिक अवस्था को समझने का प्रयास करता है। आदिश ने किशोर अवस्था में ही स्कूल छोड़ दिया था और फिर कई छोटे मोटे अपराधों में पकड़ा गया। हर बार उसे सुधार गृह भेजा गया, लेकिन उसका व्यवहार धीरे धीरे और जटिल होता गया। उसने एक बार अपने एक सुधार गृह अधिकारी पर हमला किया था, लेकिन उसे यह कहकर छोड़ दिया गया कि वह मानसिक असंतुलन का शिकार है। इसके कुछ साल बाद आदिश को मानसिक पुनर्वास केंद्र में दाखिल किया गया, जहां उसने एक मनोचिकित्सक के साथ बातचीत के दौरान कहा था कि वह इंसानों को केवल प्रक्रिया मानता है, हर व्यक्ति एक यंत्र की तरह है और समाज एक प्रयोगशाला। वह खुद को उस प्रयोगशाला का निरीक्षक मानता था। रुद्र को इस जानकारी से झटका लगता है, क्योंकि उसकी अब तक की तहकीकात से जो प्रोफाइल सामने आई थी, वह इस मानसिकता से पूरी तरह मेल खाती थी। अब उसके पास एक नाम है, आदिश मल्होत्रा, और एक मनोवैज्ञानिक खाका, जिससे वह उसके अगले कदमों की कल्पना कर सकता है। रुद्र अपनी टीम के साथ मिलकर आदिश की तलाश शुरू करता है। वह मुंबई के चारों तरफ स्थित पुराने अस्पताल, पुनर्वास केंद्र और रजिस्टर्ड साइकोथेरेपिस्ट्स की लिस्ट खंगालता है। उसे पता चलता है कि आदिश ने एक फर्जी नाम से कुछ महीनों पहले एक खाली बिल्डिंग किराए पर ली थी। उस बिल्डिंग में उसने एक तरह का लैबोरेटरी नुमा माहौल बनाया था। दीवारों पर अजीब और गणनाएं, समाजशास्त्रीय थ्योरीज और दार्शनिक वाक्यांकित उद्धरण थे। जांच के दौरान रुद्र को एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। आदिश ने उस बिल्डिंग में कई सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, लेकिन सभी फुटेज सिर्फ एक कंप्यूटर में स्टोर हो रही थी, जो इंटरनेट से जुड़ा नहीं था। ये कैमरे मुख्य रूप से बाहर के ट्रैफिक और आसपास के लोगों की गतिविधियों पर केंद्रित थे, जिससे यह समझ आता है कि आदिश खुद को हर क्षण खतरे में मानता था और नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहता था। इस जांच के बीच रुद्र को एक गुप्त मेल प्राप्त होती है। यह मेल एक छिपे हुए सर्वर से भेजी गई होती है और उसमें सिर्फ एक वीडियो होता है। वीडियो में एक आदमी बंधा हुआ है, जिसकी आंखों पर पट्टी है, और बैकग्राउंड में एक आवाज कहती है, जो सोचता है वह बच नहीं सकता और जो देखता है वह समझ नहीं सकता। इसके बाद वीडियो कट जाता है। रुद्र तुरंत तकनीकी टीम को बुलाता है और मेल के सोर्स को ट्रेस करने को कहता है। जांच में पता चलता है कि यह वीडियो कुछ घंटे पहले भेजा गया था और लोकेशन एक पुराने रेलवे यार्ड के पास की है। रुद्र अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है, लेकिन वहां कोई सुराग नहीं मिलता। सिर्फ एक टूटी हुई दीवार पर वही वाक्य लिखा होता है जो वीडियो में कहा गया था। यह सब रुद्र को मानसिक रूप से झकझोर देता है। वह महसूस करता है कि आदिश न केवल उसे मानसिक तौर पर खेल में उलझा रहा है, बल्कि उसे चुनौती दे रहा है कि वह उसकी सोच से ऊपर उठकर चले। अब तक रुद्र तथ्यों, साक्ष्यों और तर्कों पर काम करता आया था, लेकिन अब उसे मनोविज्ञान और दर्शन की जटिलताओं में उतरना पड़ रहा है।
इस सब के बीच शोभा की जिंदगी में भी उथल पुथल चल रही है। आलोक, जो उसका मित्र और अब उसका करीबी बन चुका है, उसे बार बार कहता है कि वह रुद्र के साथ अपनी पुरानी भावनाओं को खत्म कर दे। शोभा मानसिक रूप से दुविधा में है। एक तरफ उसका वर्तमान है और दूसरी ओर रुद्र के साथ बिताया अतीत। वह इस समय को एक मनोवैज्ञानिक के पास जाकर समझने की कोशिश करती है। रुद्र को इस दौरान एक मनोवैज्ञानिक थ्योरी के बारे में पता चलता है जिसे रिवर्स इम्पैक्ट सिंड्रोम कहा जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि कुछ अपराधी अपने अतीत से इतना अधिक जुड़ जाते हैं कि वे समाज को अपने दोष के रूप में देखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ जो हुआ वह समाज की देन है और वे उस समाज से बदला लेने के लिए खुद को नेता मान बैठते हैं। रुद्र इस सिद्धांत को आदिश की प्रोफाइल पर लागू करता है और पाता है कि शायद यही वह प्रेरणा रही होगी जिसने आदिश को अपराध की ओर धकेला। वह अब यह समझ जाता है कि आदिश की अगली योजना समाज में मौजूद किसी ऐसे व्यक्ति को निशाना बनाना होगा जो सार्वजनिक रूप से सुधार और न्याय की बात करता हो। इसी अनुमान के आधार पर वह एक नाम तक पहुंचता है, नीलिमा सिंह, एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता जो मानसिक रोगियों के पुनर्वास के लिए काम करती हैं। नीलिमा ने कुछ वर्षों पहले एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ लोग अपराधी होते हैं और कुछ बीमार लोगों को दया की जरूरत होती है, सजा की नहीं। यह बात आदिश के मानसिक ढांचे को चुनौती देने वाली थी। रुद्र तुरंत नीलिमा से संपर्क करता है और उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया कराता है। नीलिमा एक निडर और तेजस्वी महिला है जो खुद पर हुए कई हमलों का सामना कर चुकी हैं, लेकिन इस बार मामला व्यक्तिगत लगता है क्योंकि उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति से एक पुस्तक मिली है। उस पर लिखा है, तुम्हारी दया उन्हें कमजोर बनाती है, मैं उन्हें मुक्त करूंगा। रुद्र अब यह समझ जाता है कि आदिश ने नीलिमा को अगला लक्ष्य बनाया है। वह अपनी टीम को सक्रिय करता है और नीलिमा की दिनचर्या की पूरी निगरानी शुरू कर देता है। इस दौरान उसे एक छोटी सी सुराग मिलती है। नीलिमा के ऑफिस के बाहर एक आदमी हर दिन नजर आता है जो कभी किसी से बात नहीं करता। रुद्र उसकी पहचान निकलवाता है और पाता है कि वह व्यक्ति कभी उसी पुनर्वास केंद्र में भर्ती था जहां आदिश रह चुका था। यह पुष्टि होती है कि वह आदमी भले ही खुद अपराधी नहीं, लेकिन आदिश के संपर्क में रहा है। रुद्र उसे ट्रैक करता है और आखिरकार एक जगह से उसकी गिरफ्तारी होती है। उस व्यक्ति का नाम शुभ्रांत होता है। शुभ्रांत एक मंद बुद्धि किस्म का व्यक्ति होता है, लेकिन जब उससे गहराई से पूछताछ की जाती है तो वह बताता है कि आदिश ने उससे कहा था कि वह समाज को पुनः संरचना करने जा रहा है और उसके लिए कुछ पीड़ितों को मुक्त करना जरूरी है। रुद्र यह समझ जाता है कि मुक्त करना का अर्थ है हत्या। अब कहानी अपने सबसे नाटकीय मोड़ की ओर बढ़ती है। रुद्र के पास अब एक मौका है कि वह इस चक्र को रोक सके। उसे सिर्फ यह पता लगाना है कि आदिश नीलिमा पर कब और कहां हमला करेगा। लेकिन समस्या यह है कि आदिश ने अब तक अपने हर हमले से पहले एक कोड भेजा है, एक गणितीय रहस्य जो हर बार एक अलग फॉर्मूला पर आधारित होता है। इस बार कोड आता है और वह है डेल्टा साई एक्स ओमेगा डेल्टा ये बाय डेल्टा टी। यह एक जटिल समीकरण है जो क्वांटम मैकेनिक्स और टाइम स्टैम्प को दर्शाता है। रुद्र एक प्रोफेसर से मदद लेता है जो बताता है कि यह कोड टाइम के साथ किसी परिवर्तन की ओर संकेत करता है और एक स्थानिक कोऑर्डिनेट से जुड़ा है। रुद्र इन गणनाओं को अपने सिस्टम में डालता है और पाता है कि यह एक सार्वजनिक व्याख्यान स्थल की ओर इशारा कर रहा है जहां नीलिमा अगले दिन बोलने वाली है। अब उसके पास समय कम है, लेकिन जानकारी पक्की है। वह पूरी सुरक्षा लगाता है, लेकिन यह जानते हुए भी कि आदिश बहुत चालाक है। रुद्र का दिमाग अब एक तीव्र चक्रवात की तरह विचारों से घिरा हुआ था। वह जानता था कि वह एक ऐसे अपराधी से जूझ रहा है जो न केवल बुद्धिमान है बल्कि मानसिक रूप से इतना जटिल है कि उसे समझना सामान्य तर्क की परिधि से बाहर है। नीलिमा की सुरक्षा सुनिश्चित करना रुद्र की प्राथमिकता थी, लेकिन उसे यह भी स्पष्ट था कि आदिश केवल शारीरिक हिंसा नहीं करता बल्कि मानसिक युद्ध भी छेड़ता है। जिस गणितीय कोड से उसे व्याख्यान स्थल की जानकारी मिली थी वह न केवल एक संकेत था बल्कि एक मानसिक चुनौती भी। रुद्र को यह महसूस हुआ कि आदिश अब खुलेआम उसे चुनौती दे रहा है। इस युद्ध में केवल जीत की जरूरत नहीं थी बल्कि सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता भी थी।
नीलिमा के कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। रुद्र स्वयं उस स्थान पर मौजूद था, हर दिशा, हर कोने और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हुए। उसकी टीम कैमरों की निगरानी, भीड़ पर नियंत्रण और बैकअप यूनिट्स की तैनाती में लगी थी। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद रुद्र के मन में एक डर घर कर चुका था, कहीं वह आदिश की अगली चाल से चूक न जाए। कार्यक्रम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, रुद्र की बेचैनी भी बढ़ती गई। तभी एक सुरक्षाकर्मी रुद्र को सूचित करता है कि पास के एक सुनसान भवन में कुछ असामान्य गतिविधि देखी गई है। रुद्र बिना समय गंवाए उस दिशा में बढ़ता है। वहां पहुंचकर उसे एक कमरा मिलता है जो अंदर से बंद था, लेकिन दरवाजे के नीचे से धुएं का हल्का सा असर दिख रहा था। दरवाजा तोड़ते ही सामने एक और वीडियो चलता हुआ मिलता है, एक प्रोजेक्टर पर, जिसमें नीलिमा की तस्वीरों के साथ कई मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की चर्चा हो रही थी। यह साफ हो जाता है कि आदिश यह संदेश देना चाहता है कि वह नीलिमा की विचारधारा को चुनौती दे रहा है। वीडियो में उसकी आवाज आती है, जो करुणा के नाम पर न्याय को मारता है, वह खुद न्याय का हत्यारा है। रुद्र का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है, लेकिन वह जानता है कि आदिश जानबूझकर उसे भड़काना चाहता है। वापस व्याख्यान स्थल पर लौटकर रुद्र पाता है कि एक नकली सुरक्षाकर्मी कुछ गड़बड़ी की कोशिश कर रहा था। उसे पकड़ लिया जाता है और पूछताछ में पता चलता है कि वह आदिश का अनुयायी है, जो मानसिक रूप से उसके विचारों से सम्मोहित है। वह बताता है कि आदिश एक मिशन पर है, लोगों को उनके झूठे विश्वासों से मुक्त करने के लिए। यह रुद्र के लिए एक नई चुनौती है। अब उससे सिर्फ एक अपराधी से नहीं, बल्कि एक विचारधारा से लड़ना है जो कमजोर मानसिकताओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस बीच शोभा भी इस मानसिक लड़ाई में घिर चुकी है। उसे अज्ञात नंबरों से संदेश मिल रहे हैं, जिनमें रुद्र के खिलाफ बातें कही जा रही हैं कि वह एक जुनूनी, खतरनाक और अस्थिर व्यक्ति है। यह स्पष्ट होता है कि आदिश अब रुद्र की निजी जिंदगी को भी निशाना बना रहा है। शोभा भ्रमित है। वह जानती है कि रुद्र कितना समर्पित और सच्चा है, लेकिन आदिश की चतुराई से भेजे गए संदेश उसके मन में शंका का बीज बोने लगे हैं। रुद्र अब मामले को बड़े स्तर पर देखता है। उसे यकीन हो चला है कि आदिश कोई सामान्य अपराधी नहीं, बल्कि एक विचारधारा को प्रसारित करने वाला तत्व बन चुका है। वह अपने पिछले अपराधों को महज संकेत मानता है, जैसे वह समाज को बता रहा हो कि उनका सिस्टम कमजोर है और वह एक सफाई अभियान चला रहा है। अब रुद्र ने यह निर्णय लिया कि वह आदिश की हर चाल को मनोवैज्ञानिक स्तर पर समझेगा। वह पुनः घोष के पास जाता है और उनसे आदिश के मानसिक प्रोफाइल पर गहराई से चर्चा करता है। मिहिर बताते हैं कि आदिश का व्यक्तित्व सामूहिक प्रतिशोध से प्रेरित है, यानी वह अपने व्यक्तिगत दर्द को सामूहिक पीड़ा में बदल चुका है और अब उसका उद्देश्य केवल निजी बदला नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना को तोड़ना है। मिहिर यह भी बताते हैं कि ऐसा मानसिक ढांचा आमतौर पर बचपन में हुए निरंतर भावनात्मक उत्पीड़न से बनता है और इस स्थिति में व्यक्ति खुद को समाज से परे मानने लगता है। उसका विश्वास होता है कि वह खुद ही न्याय और अन्याय की परिभाषा तय कर सकता है। यह हीनता और सर्वश्रेष्ठता का खतरनाक मिश्रण है। रुद्र इस विश्लेषण से एक रणनीति बनाता है। उसे यकीन है कि आदिश अगली बार खुद सामने आएगा या कम से कम ऐसा कुछ करेगा जिससे उसका सीधा संपर्क बने। वह एक नकली कार्यक्रम आयोजित करता है जिसमें यह बताया जाता है कि मानसिक रोगियों की पुनर्वास नीति में बदलाव किया जा रहा है। यह खबर मीडिया में फैलती है। रुद्र को उम्मीद होती है कि आदिश इसका कोई न कोई उत्तर अवश्य देगा। जैसे ही खबर फैलती है, एक रहस्यमयी पोस्टर पूरे शहर में चिपकाए जाते हैं। उन पर लिखा होता है, जो लोग बदलाव से डरते हैं वे सबसे बड़े अपराधी होते हैं। इसके साथ एक QR कोड होता है। रुद्र को पता होता है कि यह एक और संकेत है। कोड स्कैन करने पर एक वेबसाइट खुलती है। उसमें एक गिनती चल रही होती है। यह गिनती 72 घंटे में खत्म होने वाली होती है। साथ ही एक ध्वनि संदेश होता है, अंत करीब है, या तो तुम समझ जाओ या समाज फिर से जागेगा। अब रुद्र को 72 घंटे के भीतर आदिश को ढूंढना है, उसके अगले कदम को रोकना है और समाज को उस मानसिक आतंक से बचाना है जो वह फैला रहा है। उसने तय कर लिया है कि वह इस युद्ध को अंत तक लड़ेगा, चाहे उसे अपने मन, शरीर या आत्मा की कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।
92 घंटे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी और रुद्र के सामने समय की चुनौती अब एक नई शक्ल में थी। वह जानता था कि आदिश कोई भी हमला कर सकता है। वह मनोवैज्ञानिक दायरे से बाहर निकलकर अब एक सांस्कृतिक और सामाजिक क्रांति के तौर पर अपने विचारों को परोस रहा था। वह लोगों को भटकाने में कामयाब हो रहा था और यह बात रुद्र को अंदर से बेचैन कर रही थी। सबसे पहले रुद्र ने उस वेबसाइट को गहराई से जांचा जहां उल्टी गिनती दिखाई दे रही थी। तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से उसे पता चला कि यह वेबसाइट एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN के जरिए अफ्रीका के एक सर्वर से लिंक थी, लेकिन मूल स्रोत का लोकेशन भारत में ही कहीं था, खासकर मुंबई के उत्तर पश्चिम इलाके में। यह वह इलाका था जहां पहले भी एक संदिग्ध भवन में आदिश का सुराग मिला था। रुद्र ने अपनी टीम को 3 हिस्सों में बांट दिया: तकनीकी अन्वेषण, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और भौगोलिक सर्वे। हर टीम को एक ही लक्ष्य दिया गया: उल्टी गिनती खत्म होने से पहले उस हमले की जगह और योजना का पता लगाना। इस बीच एक और रहस्यमय पत्रिका शहर में बांटी जाती है। उसमें आदिश के विचार एक काल्पनिक इंटरव्यू के रूप में प्रकाशित होते हैं। इसमें लिखा होता है कि समाज के झूठे स्तंभों को गिराने के लिए शोर नहीं, विचारों की क्रांति चाहिए। यह लेख तेजी से वायरल हो जाता है और युवा वर्ग के कुछ हिस्सों में उसके लिए एक अजीब सी सहानुभूति उत्पन्न होने लगती है। रुद्र को यह बदलाव खतरनाक लगता है। वह जानता है कि अपराधी से ज्यादा खतरनाक उसका विचार हो सकता है अगर लोग उसे नैतिक जामा पहना दें। इसलिए वह निर्णय लेता है कि इस विचार को उसी की भाषा में चुनौती देगा। वह एक टेलीविजन इंटरव्यू देता है जिसमें वह कहता है, किसी भी समाज को सुधारने की प्रक्रिया हिंसा से नहीं, विश्वास से चलती है। जो अपने दर्द को दूसरों के खून से धोना चाहता है वह समाज सुधारक नहीं, तानाशाह होता है। इस इंटरव्यू के कुछ ही घंटों बाद एक और वीडियो वायरल होता है जिसमें एक आदमी नकाब में कहता है, तुमने सही कहा रुद्र, लेकिन तुम्हारी सोच बहुत देर से जागी है। अब समाज को नई आग से तपना होगा। रुद्र को इस वीडियो में पीछे की आवाज से एक ट्रेन स्टेशन का संकेत मिलता है, एक पुरानी घोषणा की रिकॉर्डिंग। वह अपने तकनीकी विश्लेषकों से कहता है कि उस ऑडियो को साफ करें और यह पहचानें कि किस स्टेशन की आवाज है। जांच में सामने आता है कि यह मुंबई के पुराने सायन स्टेशन की घोषणा थी, जो अब अप्रयुक्त है। रुद्र तुरंत एक टीम के साथ वहां पहुंचता है और वहां उसे कुछ सील किए गए कमरों में अजीब किस्म के उपकरण, नक्शे और दीवारों पर मनोवैज्ञानिक संदेश मिलते हैं। एक कमरे में एक कंप्यूटर सेटअप होता है जो उल्टी गिनती से जुदा होता है, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह होती है कि उस कंप्यूटर में एक फाइल खुली होती है जिसमें लिखा होता है, अंत की शुरुआत अब रुद्र से होगी। इस फाइल में रुद्र के बारे में गहराई से रिसर्च, उसकी पत्नी के केस का विवरण, उसके बचपन की जानकारी और यहाँ तक कि उसकी मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल भी शामिल होती है। ये स्पष्ट होता है कि आदिश सिर्फ उसका पीछा नहीं कर रहा, बल्कि उसे तोड़ने की प्रक्रिया में लगा है। इस बिंदु पर रुद्र का धैर्य टूटने लगता है। वह अपने वरिष्ठ अधिकारी से बात करता है और एक विशेष ऑपरेशन की इजाजत मांगता है। ऑपरेशन मानसिक विघटन। यह ऑपरेशन समाज में फैलते उस मानसिक जहर को रोकने के लिए था जिसे आदिश प्रसारित कर रहा था। रुद्र अब 2 स्तरों पर कार्य करता है। पहला, डिजिटल माध्यम से फैल रही आदिश की सामग्री को रोकना। दूसरा, उन लोगों की पहचान करना जो आदिश की विचारधारा से प्रभावित होकर उसके लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। एक छात्र समूह जिसे मुक्त विचार मंच कहा जाता है, पर उसे शक होता है। जांच में पता चलता है कि इस मंच के आयोजक आदिश के साथ किसी ऑनलाइन थिंक टैंक में जुड़े थे। रुद्र उस समूह में एक अंडरकवर एजेंट भेजता है जो धीरे धीरे उसके विचारों की परतें उघाड़ता है। वहां उसे एक डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है, 72 घंटे के अंत में शहर का एक बड़ा सांस्कृतिक स्तंभ गिरेगा। इससे रुद्र को समझ आता है कि हमला किसी प्रतीकात्मक स्थान पर होगा, जैसे संग्रहालय, थिएटर या कोई ऐतिहासिक स्थल। वह अपनी टीम को शहर के ऐसे सभी स्थलों की सूची तैयार करने को कहता है जो संस्कृति और विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। जांच के बाद 3 संभावित स्थानों की पहचान होती है। 1, जुहू का ऐतिहासिक नाट्यगृह। 2, काला घोड़ा कला गैलरी। 3, विक्टोरिया लाइब्रेरी।
इन तीनों स्थानों पर सुरक्षा बढ़ाई जाती है, लेकिन गुप्त रूप में, ताकि किसी भी संभावित हमलावर को सतर्कता का एहसास न हो। जैसे जैसे गिनती खत्म होने को आती है, शहर में अजीब बेचैनी और अफवाहें फैलने लगती हैं। सोशल मीडिया पर यह चर्चा चलती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। रुद्र इन अफवाहों के खिलाफ भी एक अभियान चलवाता है ताकि जनमानस में दहशत न फैले। अंततः गिनती खत्म होने से 2 घंटे पहले विक्टोरिया लाइब्रेरी के पास एक संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा जाता है। उसकी जांच करने पर पता चलता है कि उसके पास एक रिमोट ट्रिगर है जिससे एक विस्फोटक सक्रिय हो सकता था। पूछताछ में वह कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी जेब से एक नोट मिलता है, सिर्फ विचार ही अमर होते हैं। रुद्र अब समझ चुका है कि आदेश स्वयं उस स्थान पर मौजूद नहीं था, लेकिन उसने अपने अनुयायियों के जरिए यह हमला करवाने की योजना बनाई थी। उसके लिए यह एक सांस्कृतिक हत्या थी, एक ऐसे स्थान पर हमला जो समाज की स्मृति और विचारों का प्रतीक था। रुद्र अब जान चुका था कि लड़ाई सिर्फ अपराधी से नहीं, बल्कि उसकी फैलती हुई विचारधारा से है। अब जब विक्टोरिया लाइब्रेरी पर हमला असफल हो गया और संदिग्ध पकड़ा गया, तो यह स्पष्ट हो चुका था कि आदेश खुद सामने नहीं आता, लेकिन वह उन लोगों के माध्यम से समाज पर हमला करता है जो उसकी बातों से प्रभावित हो चुके हैं। अब उसे पकड़ना सिर्फ अपराध रोकने की कार्रवाई नहीं थी, यह एक विचारधारा को रोकने की क्रांति थी जो समाज की आत्मा को निगलने की ताकत रखती थी। रुद्र ने अब अपनी रणनीति को पूरी तरह मनोवैज्ञानिक बना दिया था। उसने यह तय किया कि अब वह खुद को एक चारा बनाएगा, ऐसा चारा जो आदेश को बाहर आने पर मजबूर कर देगा। उसने खुद पर एक सार्वजनिक आरोप लगवाया, एक मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा विवाद जिसमें उसे अस्थिर, उग्र और जनहित के लिए खतरा बताया गया। यह खबर मीडिया में फैली और लोगों के बीच रुद्र की छवि पर सवाल उठे, लेकिन यह सब एक सोची समझी योजना का हिस्सा था। शहर में एक सार्वजनिक बहस आयोजित की गई जिसमें विचारधारा, मानसिक स्वास्थ्य और अपराध पर चर्चा होनी थी। रुद्र ने गुप्त रूप से यह बहस आयोजित करवाई और यह योजना बनाई कि यदि आदेश सच में विचारों की लड़ाई लड़ रहा है, तो वह इस मंच पर या इसके इर्द गिर्द जरूर कुछ प्रतिक्रिया देगा। मीडिया, सोशल मीडिया और कई संस्थानों में यह बहस तेजी से फैलने लगी कि क्या कानून व्यवस्था की आड़ में समाज का दमन हो रहा है? क्या मानसिक स्वास्थ्य की बातों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है? इसी बीच एक नया वीडियो सामने आया जिसमें आदेश यह कहता है, जो खुद बीमार हो वह दूसरों को नहीं बचा सकता। यह रुद्र पर सीधा हमला था। अब रुद्र जान चुका था कि आदेश सक्रिय हो चुका है और उसके संदेश अब प्रत्यक्ष जवाब में आ रहे हैं। उसने अपने तकनीकी विशेषज्ञों से उस वीडियो की लोकेशन ट्रेस करने को कहा और थोड़ी जांच के बाद पता चला कि वह वीडियो एक पुराने, अब बंद हो चुके मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से अपलोड किया गया था। रुद्र तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है। वहां एक पुराना कंप्यूटर, कुछ दस्तावेज और दीवारों पर पागलपन की हद तक लिखे विचार मिलते हैं। मानसिक शांति सत्ता का उपकरण है। जो सोचते हैं वे अस्थिर होते हैं। मृत्यु से पहले चेतना का अंत जरूरी है। यह सब उस मनोविज्ञान को दर्शाता था जिसमें आदेश अब उतर चुका था। एक ऐसा दिमाग जिसे अब कोई नैतिक सीमा नहीं रोक सकती। इस जगह से मिले सुरागों से पता चलता है कि आदेश अब मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था को समाज की सबसे बड़ी साजिश मानता है। उसका मानना है कि हर वह व्यक्ति जो सामाजिक ढांचे के खिलाफ बोलता है, उसे मानसिक रूप से बीमार घोषित कर दिया जाता है। वह खुद को चेतना का आखिरी सिपाही कहता है। अब रुद्र ने एक और योजना बनाई। उसने खुद को मानसिक उपचार केंद्र में भर्ती करवा लिया। यह खबर पूरे शहर में फैली कि रुद्र अस्थिर हो चुका है और इलाज के लिए स्वेच्छा से एक मनोचिकित्सा केंद्र गया है। लेकिन सच्चाई यह थी कि यह वही केंद्र था जहां पहले एक डॉक्टर रह चुका था, डॉना तिलक दत्त, जिसने कभी आदेश का इलाज किया था। रुद्र ने उस केंद्र में दाखिल होकर उसकी पुरानी फाइलों, रिकॉर्ड्स और केस स्टडीज को खंगालना शुरू किया। वहां उसे एक रजिस्टर मिला जिसमें लिखा था, मरीज संख्या 62, असामान्य विचारधारा, नकारात्मक करुणा, सुसंगत तर्क, खतरनाक संवेदनशीलता। यही था आदेश। उसकी केस फाइल में एक कोड था, VNX 9017। इस कोड से पता चला कि उसे किसी विशेष सेल में रखा जाता था जहां उसने कई दिनों तक न खाना खाया था, न बात की थी, लेकिन दीवारों पर लिखता रहता था,
कानून मनुष्यता का दुश्मन है। रुद्र इस सेंटर की पुरानी सुरंगों की जांच करने लगा और उसे एक गुप्त रास्ता मिला जो नीचे तहखाने में जाता था। वहां उसे पुराने कैमरे के फुटेज मिलते हैं जहां आदिश को देखा जा सकता है चुपचाप बैठा, बिना किसी हरकत के, बस एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित किए हुए। ये सारी जानकारी रुद्र को एक निष्कर्ष तक ले जाती है कि आदिश का आतंक उसकी वर्तमान स्थिति से नहीं, उसके अतीत से जुड़ा है। उसकी चेतना का निर्माण दर्द, अस्वीकार और मानवीय व्यवस्था से मिले धोखे से हुआ है। इस बीच शोभा फिर से सामने आती है। वह रुद्र से मिलने आती है और कहती है, मैं जानती हूं तुम क्या कर रहे हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। उसकी बातों से रुद्र को एक भावनात्मक सहारा मिलता है। वह जानता है कि आदिश उसे तोड़ना चाहता है, लेकिन उसके पास उससे जोड़ने वाला भी कोई है। अब रुद्र ने निर्णय लिया कि वह आदिश से सीधा संवाद करेगा। उसने एक लाइव वीडियो रिकॉर्ड करवाया जिसमें उसने कहा, अगर तुम सच में समाज को बदलना चाहते हो तो मुझसे सामने आकर बात करो। विचारों की लड़ाई बंद दरवाजों में नहीं, आंखों में आंखें डालकर होती है। इस बयान के कुछ ही घंटे बाद एक ऑडियो संदेश वायरल होता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बराबर हो तो अगली सुबह शहर के सबसे पुराने पुस्तकालय के सामने आओ अकेले। विचारों की आखिरी लड़ाई वहीं लड़ी जाएगी। रुद्र अब एक निर्णायक मोड़ पर था। आदिश ने पहली बार किसी स्थान पर सामने आने का संकेत दिया था, और वह भी इतने प्रतीकात्मक स्थल पर, एक पुराना पुस्तकालय जो शहर की स्मृति और विचारों का प्रतीक था। यह पुस्तकालय अब बंद था, लेकिन उसके दरवाजे अब एक ऐसे संवाद के लिए खुलने वाले थे जो समाज के अंतःकरण को झकझोर सकता था। रुद्र ने अकेले जाने का फैसला किया, बिना सुरक्षा के, बिना हथियार के। उसने सिर्फ एक छोटी रिकॉर्डिंग डिवाइस अपने साथ रखी ताकि वह जो भी बातचीत हो उसे सुरक्षित रख सके। सुबह का समय तय था, सूर्योदय से ठीक पहले। वह नियत समय पर पुस्तकालय पहुंचा। वातावरण में नीरवता थी, लेकिन उसमें भी एक अजीब तनाव व्याप्त था। चारों ओर वीरानी थी, लेकिन हर कदम पर एक अदृश्य नजर महसूस हो रही थी। अंततः एक धीमी आवाज आई, तुम आ गए रुद्र। यह वही आवाज थी जिसे रुद्र वीडियो और ऑडियो में सुनता आ रहा था, शांत, नियंत्रित, लेकिन भीतर जलते हुए लावे की तरह। बिना किसी भूमिका के संवाद शुरू हुआ। आदिश ने कहा, तुम्हें पता है रुद्र, इस पुस्तकालय में पहली बार मैंने अपनी पहचान खोई थी और वहीं मुझे अपनी सच्चाई मिली। उसने बताया कि वह कभी इसी पुस्तकालय का विद्यार्थी था जिसने समाज के नियमों पर सवाल उठाए थे, और बदले में उसे मानसिक रूप से अस्थिर घोषित कर दिया गया। उसकी आत्मा पर जो आघात हुआ वही उसकी चेतना का विकृति बन गया। रुद्र ने शांति से सुना और जवाब दिया, समाज ने तुम्हें गिराया, यह मैं मानता हूं, लेकिन क्या तुमने उसे उठाने की कोई कोशिश की? तुमने दर्द को ही अपनी पहचान बना लिया और बदले में हजारों को उस दर्द में धकेल दिया। यह बहस नहीं थी, यह दो धारणाओं की मुठभेड़ थी। एक तरफ वह व्यक्ति था जो व्यवस्था को जड़ मानता था, दूसरी ओर वह जो व्यवस्था को सुधारने योग्य मानता था। आदिश ने कहा, हर बदलाव क्रांति से आता है और हर क्रांति में रक्त की जरूरत होती है। रुद्र ने जवाब दिया, लेकिन अगर विचार ही बह जाएं तो रक्त किस दिशा में बहेगा? इस संवाद के दौरान रुद्र ने उसकी आंखों में वो चमक देखी जो कट्टरपंथियों में होती है, जहां सिर्फ अपना सच होता है और बाकी सब झूठ। यह स्पष्ट था कि आदिश को अब किसी संवाद की परवाह नहीं थी। वह बस एक आखिरी प्रदर्शन करना चाहता था, एक ऐसा दृश्य जो समाज को झकझोर दे। रुद्र ने धीरे से उसकी योजना के बारे में पूछा, क्या ये मिलना ही तुम्हारा अंतिम कदम है या इसके पीछे कुछ और भी है? आदिश मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त है। जब नायक खुद गिरता है तो उसके अनुयायी बिखर जाते हैं। तुम इस पुस्तकालय से बाहर नहीं जाओगे। तभी रुद्र ने उस रिकॉर्डिंग डिवाइस को सक्रिय कर दिया जो अब सीधा कंट्रोल रूम से जुड़ी थी। उसने धीरे से कहा, अब मुझे पता है कि तुम्हारी सच्चाई क्या है और अब पूरी दुनिया इससे जानेगी। बाहर इंतजार कर रही टीम, जो रुद्र की सुरक्षा का छुपा हुआ दायित्व निभा रही थी, हर शब्द सुन रही थी। जैसे ही आदिश ने आत्मघाती बयान दिया, रुद्र ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम एक अच्छे विचारक थे, लेकिन तुमने अपने घावों को हथियार बना लिया
और यही तुम्हारी हार है। तभी कुछ विस्फोटक ध्वनि संकेतों के आधार पर पुस्तकालय के पुराने तहखाने में छुपाए गए डिवाइस की पहचान हो गई। बम निरोधक दस्ते ने तुरंत कार्रवाई की और उसे निष्क्रिय किया गया। आदिश को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसकी हार के बाद भी उसका चेहरा शांत था, जैसे उसने कोई युद्ध हार कर भी अपने अंदर की जीत पाली हो। रुद्र थका हुआ था, लेकिन शांत। इस लंबी यात्रा के बाद वह जानता था कि जीत सिर्फ अपराधी को पकड़ने की नहीं थी, बल्कि उस विचार को हराने की थी जो समाज को तोड़ रहा था। उसने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें लिखा था, हम सिर्फ अपराध से नहीं लड़ते, हम उसके पीछे की सोच से लड़ते हैं। जब सोच विकृत हो जाए तो संवाद जरूरी होता है, और जब संवाद असंभव हो जाए तो सच्चाई को सामने लाना ही सबसे बड़ा अस्त्र बन जाता है। आदिश की गिरफ्तारी के बाद शहर में एक अस्थायी शांति छा गई थी। वह भय जो महीनों से नागरिकों के दिलों में बस गया था, अब धीरे धीरे कम हो रहा था। पर रुद्र जानता था कि यह स्थायी नहीं है। एक विचारधारा जो इतना गहराई तक उतर चुकी हो, वह किसी एक व्यक्ति के खत्म हो जाने से नहीं मिटती। मीडिया अब आदिश की गिरफ्तारी को नायक और खलनायक की कहानी बना रही थी। कुछ चैनलों ने उसे मानसिक रूप से बीमार कहा, तो कुछ ने उसे क्रांतिकारी बता दिया। सोशल मीडिया पर अलग अलग वर्गों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी। कुछ उसे सिस्टम का शिकार मान रहे थे, तो कुछ रुद्र को संवेदनहीन पुलिस अफसर। रुद्र ने खुद को इन चर्चाओं से अलग रखा। वह जानता था कि सच्चाई इंटरनेट पर तय नहीं होती, वह तय होती है उस लंबी प्रक्रिया में जिसमें इंसान अपने फैसलों के परिणाम से गुजरता है। और वह प्रक्रिया अब शुरू हुई थी अदालत की। जांच एजेंसियों ने जब आदिश की योजनाओं को गहराई से खंगाला, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। यह पता चला कि आदिश ने सिर्फ एक अकेली योजना नहीं बनाई थी, बल्कि उसकी विचारधारा को फैलाने के लिए उसने मनशास्त्र समूह नाम से एक गुप्त संगठन तैयार किया था। यह समूह मानसिक स्वास्थ्य, युवाओं की बेचैनी और शिक्षा प्रणाली की असफलताओं के सहारे उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित करता और फिर उन्हें वैचारिक आतंकी बना देता। इस संगठन के कई दस्तावेज, योजनाएं और मेंबर प्रोफाइल्स धीरे धीरे जांच के दौरान सामने आए। सबसे भयावह बात यह थी कि यह संगठन सिर्फ शहर या राज्य में सीमित नहीं था, इसके तार देश के कई हिस्सों से जुड़े हुए थे। रुद्र को समझ में आ गया कि उसका सामना सिर्फ एक आदमी से नहीं, बल्कि एक बढ़ते विचार के संगठन से था। उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध किया कि इस पूरे प्रकरण की जांच अब एक राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को सौंपी जाए। बात मानी गई और अब केस एनआईए के हाथों में गया। इस दौरान रुद्र को आदिश से फिर से मिलने की इजाजत दी गई, लेकिन इस बार एक जेल परिसर के भीतर एक संक्षिप्त साक्षात्कार के रूप में। रुद्र ने उससे पूछा, क्या तुम्हें अफसोस है? आदिश ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं, मुझे गर्व है कि मैंने लोगों को सच्चाई दिखाई। रुद्र ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने उन्हें भ्रम दिया, सच्चाई नहीं। लेकिन आदिश हंस पड़ा, एक हंसी जो यह संकेत दे रही थी कि उसकी हार केवल शारीरिक थी, मानसिक नहीं। वह अब भी अपने मन में विजेता था। इस वार्तालाप के बाद रुद्र ने एक विशेष फाइल तैयार की, आदर्श विचारों के नाम पर उत्पन्न अपराधों की मनोवैज्ञानिक प्रोफाइलिंग। यह रिपोर्ट न केवल पुलिस विभाग बल्कि सरकार तक पहुंची और उस पर काम भी शुरू हुआ। इस बीच रुद्र को अपने व्यक्तिगत जीवन में भी शांति की ओर बढ़ना था। शोभा, जो इस पूरे घटनाक्रम में एकमात्र भावनात्मक सहारा थी, उससे फिर से मिलने आई। उसने कहा, तुम्हारा काम प्रशंसनीय है, लेकिन तुम्हारी आत्मा भी सुकून चाहती है। रुद्र मुस्कुराया, शायद पहली बार बिना किसी बोझ के। उसने स्वीकार किया कि वह अब सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना चाहता है। शोभा ने सुझाव दिया कि वह समाज में मानसिक स्वास्थ्य पर जन जागरूकता अभियान शुरू करें। ये बात रुद्र को बहुत प्रभावित कर गई। कुछ ही हफ्तों में एक नई पहल शुरू हुई, मन स्वास्थ्य संवाद, जिसमें पुलिस, डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर युवाओं के साथ संवाद करते। यह पहल जल्द ही पूरे राज्य में फैल गई। आदिश अब भी जेल में था, लेकिन उसकी गतिविधियों को पूरी तरह रोका गया।
संगठन के सदस्य या तो पकड़े जा चुके थे या निगरानी में थे, लेकिन रुद्र जानता था कि यह अंतिम मोर्चा नहीं था। विचार लौटते हैं कभी नए नामों से, कभी नए नारों से। रुद्र की नई पहल मन स्वास्थ्य संवाद राज्य भर में चर्चित हो रही थी। स्कूल, कॉलेज, यहाँ तक कि विभिन्न कॉरपोरेट और सरकारी संस्थानों में भी मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता कार्यक्रम चलने लगे थे। यह पहल सिर्फ अपराध की जड़ों को पहचानने का नहीं, बल्कि एक समाज में संतुलन बनाने का माध्यम बन गई थी। इस दौरान एक नए खतरे का संकेत मिला। कुछ पुराने साइबर अपराधियों के नेटवर्क में हलचल देखी गई थी और इस हलचल का संबंध आदिश के विचारों से प्रेरित डिजिटल आंदोलनों से जुड़ने लगा। रुद्र को सूचना मिली कि एक नया व्यक्ति प्रथम के नाम से एक डिजिटल आंदोलन चला रहा है, जो युवाओं को वास्तविक स्वतंत्रता का ज्ञान देने का दावा कर रहा था। प्रथम के वीडियो और मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे थे। वह एक नकाबपोश वक्ता था जिसकी आवाज डिजिटल रूप से बदली गई होती। उसके विचार आदिश से भी अधिक उग्र थे। वह युवाओं को यह समझाने में लगा था कि सरकार, न्यायपालिका और पुलिस सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा हैं। उसका एजेंडा था एक डिजिटल क्रांति। रुद्र ने तुरंत एक विशेष साइबर सेल गठित की, जिसमें देश के कुछ श्रेष्ठ विश्लेषक, क्रिप्टोग्राफर और डेटा विशेषज्ञ जोड़े गए। यह टीम प्रथम की डिजिटल पहचान और उसके नेटवर्क की तह तक पहुंचने में जुट गई। जांच से यह सामने आया कि प्रथम की डिजिटल गतिविधियां विदेश के सर्वरों से संचालित हो रही थीं। उसका अधिकांश कंटेंट दक्षिण एशिया के युवाओं को लक्ष्य बनाकर तैयार किया गया था। कुछ संदेशों में राष्ट्र विरोधी तत्व भी पाए गए, जिन्हें देखकर यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस आंदोलन के पीछे सिर्फ वैचारिक विकृति नहीं, बल्कि बाहरी हस्तक्षेप भी हो सकता है। NIA और रॉ के सहयोग से एक विशेष अभियान शुरू किया गया, प्रोजेक्ट प्रथम। इस अभियान का लक्ष्य था डिजिटल आतंकवाद के खिलाफ सबसे सटीक और तेज कार्रवाई। लेकिन समस्या यह थी कि प्रथम खुद को कभी सामने नहीं लाता था। वह केवल विचारों में जहर घोलता था और बाकी युवा उसे मूर्त रूप देते थे। इसी दौरान एक चौंकाने वाली सूचना मिली। आदिश के जेल में रहने के बावजूद प्रथम उससे संवाद कर रहा था। यह संवाद कोडेड भाषा में एक किताब के माध्यम से हो रहा था। वह किताब जेल की लाइब्रेरी में मौजूद थी और हर सप्ताह जेल अधिकारी बदलते रहते थे, जिससे निगरानी में चूक हो रही थी। रुद्र ने विशेष अनुमति लेकर जेल का औचक निरीक्षण किया और उस किताब में छिपे कूट संदेशों को उजागर किया। वे संदेश प्रथम के आगामी डिजिटल ब्लैकआउट मिशन से जुड़े हुए थे, एक दिन जब वह पूरे राज्य की इंटरनेट प्रणाली को ठप कर सामाजिक अव्यवस्था फैलाना चाहता था। इसके तुरंत बाद साइबर सेल ने एक डिजिटल डिकॉय ट्रैप तैयार किया। उन्होंने प्रथम को यह विश्वास दिलाया कि उसका नेटवर्क सफल हो चुका है और राज्य की साइबर प्रणाली पूरी तरह कमजोर पड़ चुकी है। प्रथम ने जैसे ही अगली कमांड जारी की, उसका डिजिटल लोकेशन ट्रेस हो गया। वह देश में ही एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में छिपा हुआ था। रुद्र ने स्वयं उस ऑपरेशन का नेतृत्व किया और प्रथम को जिंदा पकड़ने की योजना बनाई। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन प्रथम को पकड़ने के बाद एक और चौंकाने वाला रहस्य सामने आया। प्रथम कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि आदिश का ही भतीजा था, युवराज। वह बचपन से आदिश के प्रभाव में था और अपने चाचा के आदर्शों को ही अपना धर्म मान बैठा था। युवराज का यह कहना था, मैंने केवल उसी विचार को आगे बढ़ाया जिसे आदिश ने जन्म दिया था। मैं उसका विस्तार हूं। रुद्र के लिए यह व्यक्तिगत चुनौती थी। वह देख चुका था कि विचार कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो सकते हैं। युवराज को पकड़ लिया गया, लेकिन यह भी स्पष्ट हो गया कि यह लड़ाई केवल कानून की नहीं, बल्कि शिक्षा, मनोविज्ञान और सामाजिक चेतना की है। रुद्र ने अब मन बना लिया था कि उसकी अगली लड़ाई विचारों की ही होगी, स्कूलों में, पाठ्यक्रमों में और सार्वजनिक संवादों में। युवराज की गिरफ्तारी के बाद समाज में दो वर्ग उभर आए। एक वर्ग जिसने रुद्र को हीरो मानकर उसकी प्रशंसा की, और दूसरा वर्ग जो युवराज को दबाई गई क्रांति का प्रतीक मान रहा था। यही वह समय था जब रुद्र ने महसूस किया कि किसी भी लड़ाई की अंतिम जीत विचारों की जन स्वीकृति से ही मिलती है। कानून केवल अपराध को नियंत्रित करता है, पर समाज को रूपांतरित करने का कार्य संवाद करता है। रुद्र ने अपने मित्र शोभा और कुछ मनोवैज्ञानिकों के साथ मिलकर संवाद शिविर नाम से एक नई पहल शुरू की।
इस शिविर का उद्देश्य था युवाओं को खुलकर अपनी मानसिक उलझनों, अपने असंतोष और सामाजिक असंतुलन की बात कहने का अवसर देना। इस संवाद में पुलिस, शिक्षाविद, चिकित्सक और छात्रों को बराबर की भागीदारी दी गई। इसी बीच युवराज ने जेल से एक पत्र भेजा रुद्र के नाम। इसमें उसने लिखा, मैं जानता हूं कि मेरी गिरफ्तारी न्यायपूर्ण थी, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि समाज में जो प्रश्न मैं उठा रहा था वे अब भी अनुत्तरित हैं? क्या तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे संवाद शिविर जैसे प्रयास वास्तव में कोई बदलाव ला सकेंगे? रुद्र ने यह पत्र पढ़कर जवाब नहीं भेजा, लेकिन उसका उत्तर उसके कार्यों में परिलक्षित होने लगा। उसने राज्य सरकार से आग्रह किया कि पाठ्यक्रमों में मानसिक स्वास्थ्य, वैचारिक स्पष्टता और नागरिक अधिकारों जैसे विषयों को समाविष्ट किया जाए। उसकी इस मांग को शिक्षा मंत्रालय ने गंभीरता से लिया और एक समिति गठित की गई। इसके साथ ही साइबर विभाग ने यह निर्णय लिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया जाए, जिससे युवा गलत विचारधाराओं के प्रभाव में न आए। इस कार्यक्रम का चेहरा रुद्र को बनाया गया। उसके वीडियो मैसेज, जिसमें वह आत्मविश्वास और सच्चाई के साथ युवाओं को सावधान करता, बहुत सराहे गए। इस पहल का असर युवराज तक भी पहुंचा। जेल के भीतर उसे एक मनोचिकित्सक और शिक्षक की सहायता मिली। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आने लगा। उसने फिर एक पत्र भेजा, मैंने अब सोचना शुरू किया है। शायद मैं प्रश्न तो सही उठा रहा था, पर मेरे माध्यम गलत थे। मैं समझने लगा हूं कि व्यवस्था को नष्ट करने से नहीं, उसे बदलने से सच्चा क्रांतिकारिता मिलता है। रुद्र ने जब यह पत्र पढ़ा तो उसे एक संतोष हुआ, जैसे वर्षों से चल रही विचारों की लड़ाई में पहली बार कोई प्रतिद्वंद्वी उसके शब्दों के आगे झुका हो, तलवार के आगे नहीं। समाज में अब विचारशीलता की लहर फैलने लगी थी। युवाओं ने विचारों को कट्टरता की बजाय निर्माण के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पर इस परिवर्तन के बीच एक नई चुनौती सामने आई। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो दक्षिण एशिया में डिजिटल कॉन्फ्लिक्ट और वैचारिक चरमपंथ को बढ़ावा दे रही थी, उसके दस्तावेज मिले। ये दस्तावेज बताते थे कि वे विचारों की लड़ाई को भी एक युद्ध की तरह संचालित कर रहे हैं। रुद्र ने केंद्र सरकार से मिलकर इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की और प्रस्ताव रखा कि देश के सभी पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में विचारधारा की साइकोलॉजी नाम से एक विशेष पाठ्यक्रम जोड़ा जाए। यह विचार अभूतपूर्व था, परंतु आवश्यकता भी। इसे जल्द ही राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया। अब रुद्र न केवल एक केस सुलझाने वाला अफसर रह गया था, बल्कि वह राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रेरणा और नीति निर्माता बन चुका था। उसकी सोच यह थी, एक अपराध रोकना महत्वपूर्ण है, लेकिन एक अपराध पैदा न हो, यह सुनिश्चित करना उससे भी अधिक जरूरी है। देश भर के युवा रुद्र की सोच से प्रभावित होकर एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे थे। उसकी पहलें अब केवल राज्य तक सीमित नहीं थीं। दूसरे राज्यों की पुलिस और प्रशासनिक सेवाएं भी उसे मार्गदर्शक के रूप में देख रही थीं। शिक्षा मंत्रालय ने रुद्र की सिफारिशों पर एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसका उद्देश्य था विचारशील नागरिक बनाना, जो लोकतांत्रिक मूल्यों, मानसिक संतुलन और सामाजिक जिम्मेदारी से परिपूर्ण हों। इस परियोजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को नियमित संवाद कक्षाएं दी जाती थीं, जहां वे केवल ज्ञान नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण करना भी सीखते। इसी बीच रुद्र को एक पुरानी फाइल की याद आई, एक मामला जिसे वर्षों पहले मानस प्रकरण कहा गया था। यह मामला एक होनहार छात्र मानस को लेकर था, जिसने आत्महत्या की थी और उस समय माना गया कि यह केवल परीक्षा के दबाव के कारण हुआ। पर अब जब रुद्र मानसिक स्वास्थ्य, युवा मनोविज्ञान और वैचारिक अपराध की गहराई में उतर चुका था, उसने उस केस को फिर से खोलने का निर्णय लिया। उस केस की फाइलों को खंगालते हुए रुद्र को पता चला कि मानस एक गुप्त ऑनलाइन फोरम का हिस्सा था, जहां वह अक्सर अपनी चिंता, प्रश्न और व्यवस्था के प्रति असंतोष साझा करता था। यह फोरम अब निष्क्रिय हो चुका था, लेकिन उसके कुछ डिजिटल निशान आज भी उपलब्ध थे। रुद्र ने अपनी साइबर टीम को लगाया और वे धीरे धीरे उन डेटा फ्रैगमेंट से एक प्रोफाइल तैयार करने लगे। इस प्रोफाइल से यह स्पष्ट हुआ कि मानस किसी संगठित विचारधारा का शिकार नहीं हुआ था, परंतु वह वैचारिक शून्यता में गिरता चला गया। उसके प्रश्नों के उत्तर उसे समाज, स्कूल या परिवार में नहीं मिले थे। वह अकेला था, एक ऐसा युवा जो सोचता था लेकिन सुना नहीं गया। रुद्र इस केस से बेहद भावनात्मक रूप से जुड़ गया।
उसने यह तय किया कि मानस प्रकरण को अब एक जन आंदोलन का प्रतीक बनाया जाए। उसने एक नई मुहिम चलाई, मानस संवाद, जिसका उद्देश्य था उन युवाओं तक पहुंचना जो प्रश्नों के बोझ में दबे हैं और जिन्हें कोई सुनने वाला नहीं। इस अभियान में अब हजारों वॉलंटियर्स जुड़ चुके थे, शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, पुलिसकर्मी और आम नागरिक। जगह जगह मानस वार्तालाप केंद्र खुलने लगे जहां युवा किसी भी विषय पर संवाद कर सकते थे। इसी दौरान रुद्र को सूचना मिली कि एक नवोदित राजनीतिक संगठन जो युवाओं के असंतोष को हथियार बना रहा था, उसने भी मानस के नाम को अपने प्रचार में जोड़ लिया है। वे कह रहे थे कि मानस की मौत एक साजिश थी और हम उस सच्चाई को उजागर करेंगे। रुद्र ने यह देखा और तुरंत कार्यवाही की। उसने कोर्ट में एक याचिका दायर की कि मानस के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल न किया जाए क्योंकि वह एक संवेदनशील मामला है। कोर्ट ने उसकी बात मानी और उस संगठन को चेतावनी दी गई। यह निर्णय न केवल न्याय की जीत थी, बल्कि उस विचार की भी जिसमें एक मृतक की गरिमा को सबसे ऊपर रखा जाता है। अब देश में रुद्र की पहल एक नई सामाजिक चेतना की लहर बन चुकी थी। इंटरनेशनल संस्थाएं भी इस मॉडल में रुचि दिखा रही थीं। WHO और यूनेस्को ने इस सामाजिक प्रयोग को मानव केंद्रित सुरक्षा का नाम देकर वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। रुद्र को संयुक्त राष्ट्र से आमंत्रण मिला, जहां वह यूथ साइकोलॉजी एंड लॉ एनफोर्समेंट विषय पर भाषण देने वाला था। यह भारत के लिए गर्व का क्षण था। रुद्र ने भाषण में कहा, हमें यह समझना होगा कि अपराध केवल एक कानूनी विफलता नहीं, सामाजिक संवाद की चूक है। जब एक युवा प्रश्न करता है तो वह एक अवसर है उसे क्रांति का मोहरा बनाने का नहीं, बल्कि उसे उत्तर देने का। इस भाषण को विश्व भर में सराहा गया। संयुक्त राष्ट्र में दिए गए भाषण के बाद रुद्र की विचारशीलता ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी गहरी छाप छोड़ी। भारत में उसे केवल एक पुलिस अफसर नहीं, बल्कि युवा चेतना का प्रतीक माना जाने लगा। मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और कानून के संगम पर खड़ा यह प्रहरी अब एक राष्ट्रीय आंदोलन का स्वर बन चुका था। लेकिन जब परिवर्तन की लहरें तेज होती हैं, तो पुराने ढांचे में छिपे अवरोधक भी उभरने लगते हैं। कुछ कट्टरपंथी विचारकों और वैचारिक संगठनों को रुद्र की मुहिम असहज करने लगी थी। वे इसे एक विचार नियंत्रण का प्रयास बताने लगे। सोशल मीडिया पर झूठे नैरेटिव्स गढ़े जाने लगे कि रुद्र युवाओं की स्वतंत्रता छीन रहा है, कि मानस संवाद केवल एक राजनीतिक स्टंट है। इन दुष्प्रचारों से निपटने के लिए रुद्र ने एक बार फिर संवाद को हथियार बनाया। उसने उन संस्थाओं और संगठनों को खुला आमंत्रण दिया, आइए, चर्चा कीजिए, प्रश्न पूछिए, असहमति जताइए, लेकिन झूठ से मत लड़िए। यह आमंत्रण अप्रत्याशित रूप से सफल रहा। कई वैचारिक संगठनों ने स्वीकार किया कि रुद्र ने असहमति का सबसे सम्मानजनक रास्ता दिखाया है। इसी समय एक और गंभीर मुद्दा सामने आया। डिजिटल रियलिटी गेम्स और VR प्लेटफॉर्म्स के जरिए युवा मानसिक विकृति और आक्रोश का शिकार हो रहे थे। कई मामलों में देखा गया कि युवाओं को इस हद तक गेम्स में डुबो दिया गया था कि वे वास्तविक और आभासी जीवन में भेद नहीं कर पा रहे थे। आत्मघात, आक्रोशपूर्ण व्यवहार और कानून विरोधी गतिविधियों में अचानक उछाल आया। रुद्र ने इस ट्रेंड को गंभीरता से लिया और तकनीकी विशेषज्ञों, साइकोलॉजिस्ट्स और नीति निर्माताओं के साथ मिलकर एक डिजिटल मनोचिकित्सा नीति का प्रारूप तैयार किया। यह नीति स्कूल स्तर से ही युवाओं में डिजिटल उपयोग के संतुलन और मानसिक सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने की बात करती थी। इस नीति को केंद्रीय सरकार ने अपनाया और एक राष्ट्रीय कार्यक्रम मनोदर्पण डिजिटल मिशन की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम में रुद्र को ब्रांड एम्बेसडर और विचार निर्माता के रूप में मान्यता मिली। पैरेलली रुद्र को एक नए प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति की जानकारी मिली। डिजिटल ब्लैकमेलिंग के माध्यम से युवाओं को आतंकी संगठनों में भर्ती करने की कोशिश की जा रही थी। खासकर 15 से 20 आयु वर्ग के युवाओं को टारगेट किया जा रहा था। उन्हें पहले गेमिंग प्लेटफॉर्म्स और फिर गुप्त फोरम्स में लाया जाता और वहां से कट्टर विचारधारा में ढाला जाता। रुद्र ने इस खतरे को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर माना और एक विचार आतंक निरोधक इकाई, आइडियोलॉजिकल टेरर रेजिस्टेंस सेल, की स्थापना की। यह इकाई केवल साइबर निगरानी नहीं करती थी, बल्कि हर संदिग्ध गतिविधि के पीछे की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि भी विश्लेषित करती थी।
एक विशेष केस सामने आया। एक 17 वर्षीय छात्रा काव्या, जो कि अपने स्कूल की सबसे प्रतिभावान छात्रा थी, लेकिन अचानक उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। जांच में पता चला कि वह डिजिटल फोरम के जरिए मानसिक शोषण और ब्लैकमेलिंग का शिकार हुई थी। उसका आत्महत्या नोट नहीं बल्कि विचार विलाप था, जिसमें उसने लिखा था कि किसी ने मुझसे मेरी सोच छीन ली, मेरी इच्छा से पहले मेरी चेतना पर कब्जा कर लिया गया। यह घटना रुद्र के अभियान की अग्नि परीक्षा बन गई। उसने इस केस को राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बना दिया और सरकार को प्रस्ताव दिया कि सोच पर हमले को भी कानूनी अपराध माना जाए। इस प्रस्ताव पर लंबी बहस हुई, लेकिन अंततः संसद ने इसे वैचारिक उत्पीड़न आइडियोलॉजिकल कोअर्शन के नाम से कानून में सम्मिलित कर लिया। अब रुद्र न केवल अपराधियों को पकड़ रहा था, बल्कि समाज को एक नई वैचारिक सुरक्षा दे रहा था। उसने कहा, आज जब हम शरीर की सुरक्षा के लिए इतने कानून बनाते हैं, तो चेतना की सुरक्षा के लिए क्यों नहीं? काव्या के केस के बाद समाज में यह चर्चा तेज हो गई कि विचारों की स्वतंत्रता और विचारों की रक्षा दोनों में संतुलन कैसे बना रहे। कई सामाजिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और नीति विश्लेषकों ने इस पर विचार विमर्श प्रारंभ किया और इस पूरी विचार प्रक्रिया में रुद्र को नेतृत्वकर्ता माना गया। उसने प्रस्ताव दिया कि जैसे सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीमाओं की रक्षा करती हैं, वैसे ही चेतना की सीमाओं की भी निगरानी आवश्यक है, ताकि किसी व्यक्ति की सोच को जबरन दिशा न दी जा सके। इसी दृष्टिकोण के साथ चेतना संहिता, कॉग्निटिव एथिक्स कोड की परिकल्पना की गई। यह संहिता उन सभी डिजिटल, शैक्षिक और सार्वजनिक माध्यमों पर लागू होनी थी जहां विचारों का निर्माण या हस्तांतरण होता है। इसका विरोध भी हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि यह एक तरह की विचारों की सेंसरशिप है, परंतु रुद्र ने स्पष्ट किया, यह सेंसरशिप नहीं, यह संरक्षण है। उसने कहा, जब कोई विचार स्वतंत्र रूप से जन्म ले, वह क्रांति है, लेकिन जब वह डर, भ्रम या मजबूरी से थोपा जाए, वह वैचारिक हिंसा है। इस विषय पर राष्ट्रव्यापी सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें शिक्षा, मीडिया, तकनीकी और कानून क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस सम्मेलन में चेतना संहिता को व्यापक समर्थन मिला और यह तय किया गया कि इसे एक वैकल्पिक आचार संहिता के रूप में सभी संस्थानों को अपनाना चाहिए। इसी समय एक नई चुनौती सामने आई। एक मल्टीनेशनल टेक कंपनी द्वारा विकसित एक एआई आधारित सोच निर्धारण ऐप लॉन्च किया गया था, जिसमें उपयोगकर्ता की सोच और पसंद को ट्रैक कर उसके सामने उसी अनुरूप सूचनाएं, विज्ञापन और विचार परोसे जाते थे। इस ऐप का उपयोग करके कुछ राजनीतिक दल, धार्मिक संस्थाएं और कॉरपोरेट समूह अपनी विचारधाराओं को फैलाने लगे थे। रुद्र ने इस ऐप पर गहरी जांच शुरू की। जांच में पता चला कि यह ऐप धीरे धीरे उपयोगकर्ता की सोच में पूर्वाग्रह पैदा कर रहा था और उसे एक सोच के बुलबुले में बंद कर रहा था। इससे युवा सोच का विस्तार नहीं, बल्कि संकुचन हो रहा था। इस पर राष्ट्रीय साइबर नीति में एक संशोधन लाया गया, जिसमें एआई आधारित विचारात्मक टूल्स के लिए नैतिक और पारदर्शी गाइडलाइन लागू की गई। इस संशोधन का मुख्य वास्तुकार रुद्र को माना गया। इसी बीच एक और खबर आई। एक बड़े विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसर्स पर आरोप लगा कि वे छात्रों के दिमाग में जानबूझकर कट्टर और विभाजनकारी विचार भर रहे हैं। यह अत्यंत संवेदनशील मामला था, क्योंकि अब वैचारिक अपराध शैक्षिक संस्थानों तक पहुंच गया था। रुद्र ने किसी दमनात्मक कार्यवाही की बजाय उसी विश्वविद्यालय में स्वतंत्र विचार मंच, इंडिपेंडेंट थॉट ट्राइब्यूनल की स्थापना का सुझाव दिया, जहां छात्र छात्राएं, शिक्षक और सामाजिक प्रतिनिधि किसी भी वैचारिक अत्याचार या प्रभाव के विरुद्ध खुलकर शिकायत कर सकते थे। यह पहल न केवल उस विश्वविद्यालय में, बल्कि अन्य शिक्षा संस्थानों में भी प्रारंभ हो गई। अब छात्रों को विचारों के प्रति सजग, जागरूक और सुरक्षित वातावरण मिलना शुरू हुआ। रुद्र के प्रयासों से अब युवाओं में आत्ममंथन की प्रवृत्ति विकसित होने लगी थी। वे केवल सोशल मीडिया या भीड़ की भावना से नहीं, बल्कि स्वयं के विवेक से निर्णय लेने लगे थे। यही तो था वैचारिक स्वतंत्रता का असली अर्थ, सोचने की आजादी, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। स्वतंत्र विचार मंच की स्थापना के बाद देश भर में एक नई वैचारिक चेतना का संचार हुआ।
युवाओं के भीतर यह भरोसा पैदा होने लगा कि उनका मस्तिष्क किसी की संपत्ति नहीं, बल्कि एक मुक्त ब्रह्मांड है जिसकी रक्षा करना स्वयं उनका भी कर्तव्य है। इस बदलाव के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय ने सभी विश्वविद्यालयों में विचार सुरक्षा नीति लागू करने की अनुशंसा की। यह नीति विद्यार्थियों को न केवल बौद्धिक रूप से सक्षम बनाती, बल्कि उन्हें सामाजिक जिम्मेदारी और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास भी सिखाती थी। रुद्र अब केवल एक पुलिस अधिकारी नहीं रहा था, वह विचारों के प्रहरी के रूप में राष्ट्रीय चेतना का स्तंभ बन गया था। इसी समय देश में चुनाव का माहौल बनने लगा। अनेक राजनीतिक दल इस वैचारिक नवजागरण का लाभ उठाना चाहते थे। कुछ ने रुद्र को खुले तौर पर अपने समर्थन में लाने की कोशिश की, लेकिन उसने हर बार यही उत्तर दिया, मेरे विचार किसी दल के नहीं, देश के हैं। यही उत्तर उससे लोकप्रियता के शिखर पर ले गया, लेकिन उसने कभी भी अपने कर्तव्य से विचलन नहीं दिखाया। इसी बीच एक वरिष्ठ पत्रकार ने रुद्र पर यह आरोप लगाया कि उसकी विचार मुहिम दरअसल युवाओं को विद्रोही और आत्मकेंद्रित बना रही है। उसने यह भी आरोप लगाया कि रुद्र की कार्यप्रणाली लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि वह समाज को भावनात्मक रूप से नियंत्रित कर रहा है। यह आरोप मीडिया में आग की तरह फैल गया, परंतु रुद्र ने शांतिपूर्वक इन आरोपों का स्वागत किया। उसने उसी पत्रकार को अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया, एक लाइव डिबेट के लिए, जिसमें बिना पूर्व योजना और स्क्रिप्ट के संवाद होना था। यह ऐतिहासिक बहस बन गई। पूरे देश ने देखा कि कैसे रुद्र ने तथ्यों, तर्कों और संवेदनशीलता से हर आरोप का उत्तर दिया, न आक्रोश से, न प्रचार से, बल्कि शुद्ध विचार से। उस डिबेट का अंत हुआ जब पत्रकार ने कहा, मैं आपसे असहमत हो सकता हूं, लेकिन आपके विचारों की गहराई को नकार नहीं सकता। इस वाक्य ने रुद्र के आंदोलन को नई ऊर्जा दी। अब देश के शिक्षाविद, कलाकार, वैज्ञानिक और युवा मिलकर विचार संवाद सत्र आयोजित करने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल से लेकर संसद तक सोचने, सुनने और समझने की परंपरा लौटने लगी थी। रुद्र को अब एक और बड़ी चुनौती मिली। विदेशों में बसे कुछ भारतीय मूल के संगठनों ने भारत के भीतर हो रहे वैचारिक बदलाव को मूल्य आधारित असहिष्णुता कहा। उनका कहना था कि भारत में स्वतंत्रता अब मर्यादा से नियंत्रित हो रही है। रुद्र ने इन संगठनों को जवाब दिया, मर्यादा विचारों की सीमा नहीं, उसकी संरचना होती है। जैसे नदी बहने के लिए घाटों की आवश्यकता होती है, वैसे ही सोच को दिशा देने के लिए मूल्य आवश्यक हैं। रुद्र के इस उत्तर को भारतीय दूतावासों ने अपनी सार्वजनिक बैठकों में दोहराया। इससे विदेशों में बसे भारतीयों का भरोसा बढ़ा और वे भी इस चेतना अभियान से जुड़ने लगे। कई एनआरआई संस्थाएं अब भारत में विचार विकास केंद्र खोलने लगीं। इस अभियान की व्यापकता को देखते हुए भारत सरकार ने रुद्र को राष्ट्रीय चेतना परिषद का संस्थापक सदस्य नियुक्त किया। यह परिषद विचार, तकनीक, समाज और कानून के समन्वय से ऐसी नीतियां बनाएगी जो भविष्य में भारत को एक वैचारिक महाशक्ति बनाएंगी। रुद्र ने परिषद की पहली बैठक में जो प्रस्ताव रखा वह ऐतिहासिक था। हमें बच्चों को स्कूल में केवल विज्ञान, गणित या इतिहास नहीं सिखाना चाहिए, उन्हें सोचने की कला भी सिखानी चाहिए। विचारों की स्वच्छता, विनम्रता, आलोचनात्मक दृष्टि और तर्कशीलता, यही भावी भारत का मूल है। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ और शिक्षा नीति में विचार शिक्षा विषय को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। राष्ट्रीय चेतना परिषद की स्थापना के बाद रुद्र की भूमिका केवल एक विचारक या अधिकारी तक सीमित नहीं रही। वह अब देश की आत्मा के साथ संवाद करने वाला एक संवेदनशील प्रतिनिधि बन चुका था। सोचने, कहने और समझने की संस्कृति में जो जड़ता थी, वह अब गति में बदल चुकी थी। परंतु हर विचार आंदोलन की तरह यह चेतना यात्रा भी एक निर्णय बिंदु पर आ पहुंची थी। रुद्र के समक्ष यह प्रश्न उठा कि क्या वैचारिक शुद्धता का अभियान केवल जागरूकता तक सीमित रह सकता है, या अब समय आ गया है कि इस चेतना को स्थायी रूप दिया जाए, एक ऐसी प्रणाली के रूप में जो सदैव युवा मानस को दिशा दे सके। उसने प्रस्ताव दिया कि देश भर में एक विचार विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्शियस थॉट की स्थापना की जाए, जहां केवल डिग्री या व्यावसायिक शिक्षा नहीं, बल्कि विचारों की संरचना, तर्क, नैतिकता, दार्शनिकता और आत्ममंथन को पढ़ाया जाए। यह विश्वविद्यालय भले ही एक भवन हो, लेकिन इसका उद्देश्य एक पीढ़ी का मस्तिष्क तैयार करना होगा। सरकार, शिक्षा आयोग, वैश्विक शिक्षाविद
और युवाओं ने इस विचार को हाथों हाथ स्वीकार किया। भारत के केंद्र में स्थित एक पुराने ऐतिहासिक शहर को इस संस्था का आधार बनाया गया और उसे नाम दिया गया मानस विश्वविद्यालय। मानस विश्वविद्यालय की स्थापना के दिन रुद्र ने कहा, यह संस्था केवल पुस्तकों का भंडार नहीं बल्कि प्रश्नों की प्रयोगशाला होगी। यहाँ छात्रों को सिखाया नहीं जाएगा कि वे क्या सोचें, बल्कि यह सिखाया जाएगा कि वे कैसे सोचें। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए केवल परीक्षा नहीं कि एक विचार साक्षात्कार इंटरव्यू लिया जाता, जिसमें छात्रों की आत्मानुभूति, विचार शैली और तर्क की परिपक्वता को परखा जाता। इस नवाचार ने वैश्विक शिक्षण प्रणाली में क्रांति ला दी। ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, टोक्यो और सिंगापुर की संस्थाओं ने भी इससे प्रेरणा ली। परंतु हर प्रकाश के पीछे एक छाया होती है। मानस विश्वविद्यालय के पहले वर्ष के दौरान एक केस सामने आया। एक छात्रा अन्वेषा, जो कि वैचारिक रूप से अत्यंत स्वतंत्र और तार्किक थी, को उसके अपने घर वालों ने मानसिक रोगी घोषित कर मनोचिकित्सालय में भर्ती करा दिया। कारण, वह धार्मिक कट्टरता का विरोध करती थी और तर्कपूर्ण संवाद मांगती थी। रुद्र को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने यह स्पष्ट किया, यदि समाज किसी विचारशील को पागल समझता है तो वह समाज मानसिक रूप से गुलाम हो चुका है। उसने कानूनी माध्यमों से अन्वेषा को न केवल स्वतंत्र करवाया बल्कि एक राष्ट्रीय सम्मेलन में उसका भाषण भी आयोजित कराया, जिसका शीर्षक था, मुझे मत बताओ कि क्या मानूं, मुझे यह सिखाओ कि कैसे जांचूं। इस सम्मेलन ने विचार अधिकार को एक मानवाधिकार की तरह मान्यता दिलवाई। इसके बाद संसद में मनोवैचारिक स्वराज्य विधेयक पारित हुआ, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि किसी भी नागरिक की सोच, तर्क या प्रश्न करने की शक्ति को सामाजिक दबाव से बाधित करना एक अपराध होगा। अब रुद्र की चेतना क्रांति अपने चरम पर थी। हर राज्य, हर शहर, हर गांव विचार मंच, मानस क्लब और संवाद गोष्ठियां शुरू हो चुकी थीं। स्कूलों में विचार पाठ विषय जोड़ा गया, जिसमें बच्चों को तर्क, करुणा, सहिष्णुता और आत्मनिरीक्षण सिखाया जाता था। अंततः जब रुद्र से पूछा गया कि क्या अब उसका मिशन पूरा हो गया है, तो उसने उत्तर दिया, मिशन कोई अभियान नहीं, एक यात्रा होती है। चेतना का कोई अंतिम पड़ाव नहीं होता, वह तो निरंतर बहती हुई नदी है। अगर एक पीढ़ी जाग गई तो अगली को भी उस रोशनी की लौ सौंपी जानी चाहिए। रुद्र ने अपनी सेवा से निवृत्ति की घोषणा की, लेकिन केवल प्रशासन से विचारों के क्षेत्र में वह अब भी सक्रिय था। उसने एक पुस्तक लिखी, मन का प्रहरी, जो जल्द ही युवाओं की अनिवार्य पाठ्य पुस्तक बन गई। इस पुस्तक का अंतिम वाक्य था, अगर तुम्हारे भीतर प्रश्न बचे हैं तो तुम्हारे भीतर जीवन बचा है, और अगर उत्तर खोजने की जिज्ञासा जिंदा है तो तुम रुद्र हो। यही वाक्य उस चेतना क्रांति का निष्कर्ष बना, जिसकी शुरुआत एक अकेले पुलिस अधिकारी ने की थी और जिसे पूरा देश अपना आत्म प्रकाश मानने लगा।